नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज या कल तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड से भेजे गए नामों के पैनल पर मंथन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाग लेंगे। प्रदेश बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक के मुताबिक पार्टी के कोर ग्रुप और चुनाव समिति में विचार विमर्श के बाद प्रदेश से केंद्रीय संगठन को सभी 70 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करके भेजे जा चुके हैं। सूत्रों की अगर माने तो 15 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक में करीब 50 नामों पर पार्टी की सहमति बन चुकी है। शेष 20 विधानसभा सीटों पर भेजे गए पैनल में 3 से अधिक नाम भी बताए जा रहे हैं। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो उत्तराखंड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। विजय रावत दिवंगत जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई हैं। सूत्रों की अगर माने तो कुछ दिनों में रिटायर्ड कर्नल विजय रावत आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। वो बोले कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। अगर बीजेपी कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान है और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य की मौत हो गई थी। हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। यूकेडी अभी तक 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करने के मामले में राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 14 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि यूकेडी अभी तक कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में, शांति प्रसाद भट्ट जी। दूसरी सूची आपकी जारी हो चुकी है। क्या प्राथमिकता रही प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करते हुए? किस प्राथमिकता के आधार पर प्रत्याशी चुने गए हैं? पार्टी ने सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व पर अपना जो है भरोसा जताया और आज 14 नामों की घोषणा। जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों ने उपेक्षा की है उसी को लेकर हम अब जनता के बीच में जाएंगे और हमारा ये मानना है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल 45 बार सीटें लेकर जाएगी। और हमारा ये स्पष्ट कहना है कि जो बुनियादी सवालों के लिए राज्य मांगा था, चाहे वो भौगोलिक आधार पर परिसीमन का मामला हो, चाहे पहाड़ से पलायन का मामला हो, राजधानी का विषय हो, नौजवान बच्चों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का मामला हो, किसान के घर में खुशहाली लाने का मामला हो और व्यापारियों के चेहरे में खुशहाली लाने का मामला हो, इन तमाम चीजों पर राष्ट्रीय पार्टियां फेल हुई है। इन बुनियादी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारा विश्वास है इस बार क्षेत्र के लोग जो है यहाँ परचम लहरेगा। अब तक की अगर बात करें तो अब तक बीजेपी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय होते थे। अब आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तराखंड में नहीं है। इस फ्री के सगुफे को लेकर वो आए थे तो वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उत्तराखंड की संपत्ति को आप कैसे बाहर के लोगों को दोगे। और आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सुबह प्रत्याशी घोषित होता है, शाम को पुतले फूकते हुए नजर आते हैं। उनके ऊपर जिस तरीके के पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप है, ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से छोड़ रहे हैं पार्टी को इस चुनावी समर में, ये बताने के लिए काफी है कि उनके फ्री के जुमले में उत्तराखंड की जनता नहीं फंसेगी। और वो ये मानते हैं कि दलवीर के हत्यारे
और दिल्ली में उत्तराखंड के बड़े जनमानस की अनदेखी करना और नंदा देवी की तुलना गाजीपुर के कूड़े से करना उनको भारी पड़ा है। इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरा अस्तित्व उत्तराखंड में जीरो के समान है। आप देख लीजिए, आते हुए चुनाव के समय पर कई प्रत्याशी छोड़कर जा रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल एक वो दल है जो आंदोलन से निकला, जिसने राज्य की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बहुत पीछे है। लड़ाई लड़ने के बाद भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। बड़ी ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता दूं कि देश की आजादी में भी अगर आप देखेंगे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने पूरे संसाधनों को लगा दिया, वो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए और जब देश आजाद हुआ तो उनका नेपथ्य में फेंक दिया गया राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। अगर इसी को उत्तराखंड ये आंदोलन से जोड़कर देखा जाए, जो उत्तराखंड आंदोलन में 10 बीघे जमीन का मालिक था, वो आंदोलन को जीवित रखने के लिए उस जमीन विहीन हो गया, सारे संसाधन उसके बिक गए। और जब राज्य बना तो जब पहले चुनाव में वो खड़ा हुआ तो राष्ट्रीय पार्टियों ने संसाधनों के दम पर सत्ताओं पर डकैती डाली और बुनियादी मुद्दों को अनदेखी करी। यही कारण है, उसका असर हम पर पड़ा। हम आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण संगठनात्मक रूप से अपने को आपको आगे नहीं बढ़ा पाए, जिस कारण उत्तराखंड के अंदर बहुत बुरी कदर से चुनाव आ रहा है। इसके लिए मैं स्टैंड बड़ा दिल करके स्वीकारता हूँ। मगर जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल संसाधनों से कमजोर है मगर इरादों से बुलंद है। हर बुनियादी सवालों पे संघर्ष कर रही है, चाहे फिर वो आंगनबाड़ी वालों का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे नौजवान का मामला हो, किसान का मामला हो। हर जगह पर आंदोलन हम करते हैं, संघर्ष हम करते हैं, जेल हम जाते हैं। जनता को अब ये बात समझ में आ रही है और अब वो राज्य आंदोलन की तर्ज पर हमारे साथ खड़ी हो रही है। बिना संसाधनों के हमारे नेता इस बार परचम लहराएंगे। समय लगता है, धरती पुत्रों को आगे आने में अब कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांति प्रसाद भट्ट जी आपका हमारे साथ जुड़ने का। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है और ऐलान कर रहे हैं कि इस बार कम से कम 45 प्लस सीटें हमारी होंगी। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की झांकी नजर आएगी, जिसमें सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चाटी पुल और भगवान बद्री विशाल के मंदिर की भव्यता और दिव्यता को दर्शाया जाएगा। नोडल अधिकारी और संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड की झांकी में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को सबसे आगे, इसके बाद टिहरी बांध, फिर डोबरा चाटी पुल और इसके बाद करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान बद्री विशाल के मंदिर को दर्शाया जाएगा। कुमाऊं सांस्कृतिक लोक कला, दर्पण लोहा घाट, चंपावत के 16 लोगों का सांस्कृतिक दल झांकी के साथ चलता नजर आएगा। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक 13 बार उत्तराखंड की झांकी का चयन हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। इसके चलते राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 21 से 23 जनवरी तक बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। मौसम में आए बदलाव के चलते मंगलवार को चमोली समेत कई पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। वहीं बुधवार को सुबह देहरादून में 10 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन बाद में मौसम फिर खराब हो गया। इसी प्रकार मैदानी इलाकों में कोहरा और बादल छाए रहे। चमोली जिले सहित रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। राज्य भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में 84 प्रशिक्षु अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने इसकी पुष्टि की। सभी अधिकारियों को अकादमी में ही आइसोलेट किया गया है। सभी का स्वास्थ्य ठीक है, कुछ में जरूर हल्के लक्षण मिले हैं। LBS अकादमी के अधिकारियों के मुताबिक 489 प्रशिक्षु अधिकारियों का दल प्रशिक्षण के तहत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर गया था। कई दिन उन्होंने भ्रमण पर बिताए। बीते रविवार को अधिकारियों के अकादमी में लौटने पर कोरोना की जांच की गई। जिला सर्विलांस अधिकारी के मुताबिक रिपोर्ट में 84 अधिकारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सभी अधिकारियों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। साथ ही अकादमी परिसर स्थित अस्पताल के चिकित्सक भी निरंतर अधिकारियों की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। और मसूरी से FM संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सुनील, एलबीएस अकादमी में 84 प्रशिक्षु अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में आपके पास? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आईएएस अकेडमी में 84 जो आईएएस ट्रेनी और कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी है, क्योंकि मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण अकेडमी है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उससे दिक्कतें साफ तौर पर है। मसूरी शहर में 40 से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित इस समय है, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और जितने ही आईएएस अधिकारी यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं सबको होम आइसोलेट किया गया है और उसकी स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। वहीं जो सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसका सभी लोग पालन करें, मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी यहाँ पर जरूर अपना के रखें। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। जी सुनील, अगर हम बात करें मसूरी की, पर्यटन के लिहाज से देखें तो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं, उसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, अगर यहाँ पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, रात 10 बजे के बाद यहाँ पर नाइट कर्फ्यू है। वहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको डबल डोज लगाना जरूरी है, जिनके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है उनको ही मसूरी में एंट्री की जा रही है। वहीं आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की नो कोविड सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना है। तो ऐसे में जो मसूरी का प्रवेश द्वार है वहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में साफ है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कोरोना को लेकर यहाँ पर सतर्क है और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। तो कई जगहों पे देखा जा रहा है एसडीएम मसूरी जो खुद एक सब चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 21 तारीख को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए और आदर्श आचार संहिता का सही से पालन कराया जाए, इसके लिए भी निर्देश जारी किए। इसके लिए जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे वार्तालाप कर उनको सभी दिशा निर्देशों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारियों की टीम भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और निश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। अगर किसी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो समय समय पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि यहाँ 21 तारीख से नॉमिनेशंस प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी को मतदान की तिथि है। उसी के क्रम में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स एफएसटी की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर। देखिए, निर्वाचन बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करता नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव के एक युवक के घर में अंग्रेजी शराब का जखीरा रखा हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरविंदर सिंह के घर में छापेमारी की, जहां पुलिस को आता देख गुरविंदर सिंह मौके से फरार हो गया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को घर में 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। हाँ, ये कल रात शराब पकड़ी गई बरानी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है।
इसकी खोजबीन की जा रही है। जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कल रात ज्वालापुर विधानसभा के क्षेत्र गढ़ में बीएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र गढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और दीवारों पर बनाई गई प्रचार पेंटिंग को हटाने का काम किया गया। इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों के बारे में स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि 5 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। ये अभियान विधानसभा 27 के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। जी, प्रमोद कुमार, बीएसटी प्रभारी। टीएम घूम रही है। हाँ, ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कहती है कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना, चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। ये 27 विधानसभा ज्वालापुर ग्राम गढ़, यहाँ से लोगों को बताया गया। कोई पालन नहीं, कार्रवाई होती है। उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, लोग मान जाते हैं, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। किन किन चीज़ों के लिए क्या समझाया जा रहा है? हाँ, ये तो बता रहा हूँ भाई। एक तो कोविड, ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया, इसका भी पालन करना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 5 कैंडिडेट सहित 5 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। अब कैंडिडेट नहीं कोई, अभी तो नामांकन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया। साथ ही 70 लोगों के खिलाफ शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 17-16 के तहत उन्हें पाबंद किया गया है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए 70 लोगों के खिलाफ 17-16 के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे निजी मुचलके भरवाए गए हैं। मसूरी विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो मसूरी विधानसभा है, इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ। और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने बीएलओ से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है। हम काफ़ी लोगों को, बीएलओ को हमने भेजा भी है। तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर ले, और नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है। और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं, तो हम पहले ही तक 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर दें। फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। जो मसूरी विधानसभा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।